चैप्टर से आएगा ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, वाटरवेज एंड एयरवेज, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड एंड टूरिज्म एज अ ट्रेड। ठीक है, इसमें से हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइन, रोडवेज, रेलवेज पूरा खत्म कर लिया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पाइपलाइन। ठीक है, अब पाइप से ट्रांसपोर्ट करना है। अभी हम लोग, ये चैप्टर का नाम है इकोनॉमी के बारे में, लाइफ लाइन्स क्या है, मतलब पैसा कैसे कमाते हैं। तो पाइपलाइन से पैसा कैसे कमा सकते हैं? ऑब्वियसली पानी बेच के तो नहीं। तो यहाँ पे जाता है क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, या कोई भी, जैसे कि मैंने देखा है कि कोरबा में पाइपलाइंस ऐसे ऊपर ऊपर से जा रहे हैं पूरी की पूरी सिटी से, आपको पता है? तो उसके बारे में भी मैंने देखा। तो यहाँ पे कोई और भी जा सकता है स्लरी के फॉर्म में। केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा स्लरी, यानी और में जब थोड़ा सा पानी मिलता है और वो बहने वाला फॉर्म का हो जाता है, तो उस फॉर्म में हम पाइपलाइन में और भी भर के भेज सकते हैं। ठीक है, तो पाइपलाइंस क्या होते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी पाइप्स जो हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनी हुई हैं। दो, क्योंकि जमीन के अंदर है और इसके ऊपर पूरी सिटी बिछी है, आप इसको नहीं देख सकते। ठीक है, पर इसके बारे में जान लीजिए कि ये भी अभी भी यूज होता है हमारे इंडिया में। तो पाइपलाइन नेटवर्क यूजेस पाइप्स यूजुअली अंडरग्राउंड टू ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट फ्लूइड। कोई भी पानी वाली चीज, फ्लूइड, ठीक है, इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए पूरा नीचे बिछा हुआ है। अब क्या है, दीज फ्लूइड्स कैन बी वाटर, पानी भी भेज सकते हैं जो नगर निगम वहां से यहाँ भेजती है, क्रूड ऑयल भी भेज सकते हैं, पेट्रोलियम भी भेज सकते हैं, नेचुरल गैसेस जहाँ पे होती है। गैस को देखो बेटा, आप लोगों ने रोड में टैंकर्स जाते देखे होंगे, आप लोगों ने ट्रेन में टैंकर्स देखे होंगे, जिससे पेट्रोल इंडियन ऑयल का यहाँ से वहां जाता है, बट नेचुरल गैस तो ऑब्वियसली पाइपलाइन से जाएगा। तो बाकी सबके लिए ऑप्शन है कि आप इसको पाइपलाइन से भेजो या टैंकर से भेज दो या आप इसको ट्रेन से भेज दो, बट नेचुरल गैस के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो नेचुरल गैसेस पूरे कंट्री में सिर्फ और सिर्फ पाइपलाइन से ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, देन फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज एंड बिग थर्मल पावर प्लांट्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज और बिग थर्मल पावर प्लांट्स में ये सारी चीजें सप्लाई होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट, सॉलिड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइन व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्लरी। मतलब सॉलिड्स को भी हम पाइपलाइन से भेज सकते हैं। मैंने अभी बताया जब उसको स्लरी में चेंज किया है, स्लरी यानी थोड़ा सा पानी मिला के या थोड़ा सा गीला करके आपने उसको भेज दिया। ठीक है, देन देयर आर 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन। तो 3 ही है इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो पहले ध्यान देते हैं, पाइपलाइन यानी पाइप, और ऊपर से ये सारी चीजें उसमें जा रही हैं। तो ऑब्वियसली पाइप्स वहीं से बिछाई जाएंगी जहां से हमको ऑयल मिलता है, ठीक है, या कोई और वहां से हमको मिल रहा है, या फिर वहां का ज्योग्राफिकल कंडीशन ठीक है, पाइप कहीं पहाड़ से नीचे तो नहीं भेजेंगे। तो एक बार देखते हैं, फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर आसाम एंड कानपुर। इंडिया के मैप में याद कीजिए आसाम और कानपुर। ठीक है, तो ऑयल फील्ड कहाँ पे है बोल रहा है, आसाम में। तो ये आसाम से ऑयल फील्ड से ऑयल भेजते हैं कानपुर तक, ठीक है, उत्तर प्रदेश। देन एक है सलाया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब। ठीक है, यानी कि दूसरी पाइपलाइन कहाँ है, सलाया इन गुजरात। गुजरात कहाँ है, हमारे वेस्ट साइड में। ठीक है, तो वहां से उसको भेज रहे हैं कहाँ, पंजाब, यानी कि ज्यादा दूर नहीं जाएगी। देखो पाइपलाइंस को हम ज्यादा नहीं बिछाएंगे, क्योंकि ज्यादा बिछाने से क्या होगा, मान लो कोई बड़ी बिल्डिंग या मॉल खड़े हो रहे हैं, तो दे यूज्ड टू डिग, वो लोग जमीन को खोदते हैं बोर के लिए चाहे और किसी चीज के लिए। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि वो लोग जब खोदेंगे तो ये पाइपलाइन डैमेज हो सकती हैं। अब अगर वहां पे पेट्रोल है तो पूरा पेट्रोल वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर नेचुरल गैस है तो वो गैस लीक करना चालू हो जाएगा और फिर उससे कोई हैजार्ड भी हो सकता है लोग बेहोश हो जाएं, हो सकता है उसमें आग लग जाए, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। इसलिए ये जो पाइपलाइंस है ये ज्यादा नहीं है हमारे इंडिया में, बड़ी बड़ी है लेकिन बहुत दूर दूर है, मतलब पास पास है। ठीक है, तो आप आसाम और कानपुर देखिए तो पास है, राजस्थान और पंजाब देखिए तो पास है। ठीक है, देन गुजरात से ही एक और जाती है जो हजीरा एंड गुजरात से उत्तर प्रदेश की तरफ जाती है, ये थोड़ी सी लंबी है। ठीक है, तो ये क्या गुजरात से ये लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, वहां से ये लोग ऑयल या गैस ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन ने 3 ही पढ़ा है तो ये 3 अच्छे से याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब हमने कल देखा था रोडवेज, तो रोडवेज में क्या हो रहा था कि हम रोड से सारी चीजों को लेके जा रहे थे, तभी किसी ने बोला था कि मैडम वाटरवेज भी सस्ता है। तो
वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्यों सस्ता है? ज्यादा लोग प्रिफर नहीं करते इसलिए सस्ता है, ठीक है। दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स, यानी कि कोई बड़े बड़े सामान लेके जाने। देखो अगर मुझे फॉरेन से कुछ यहाँ मंगाना है, मेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो मैं फ्लाइट से मंगाऊंगी या मैं वाटरवेज से मंगाऊंगी, क्योंकि रोडवेज में हम लोग पढ़ेंगे कि इट इज अ फ्यूल एफिशिएंट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड। क्यों बोल रहा है? क्योंकि ज्यादा धुआं नहीं निकलता इसके फ्यूल से, ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। चीपेस्ट इसलिए क्योंकि बहुत लोग इसमें नहीं भेजते, डैमेज का खतरा बहुत ज्यादा है और टाइम भी बहुत लगता है, ठीक है। पर चीप है करके हम एयर के बजाय यहाँ से भेज सकते हैं जब आपके पास बल्कि गुड्स है, बहुत सारी चीजें हैं। तो थोड़ा सा नेशनल वाटरवेज के बारे में जाने। हमारे यहाँ जैसे रोड बने हैं ना नेशनल हाईवेज, वैसे ही वाटरवेज भी बने हुए हैं और इनकी भी देखरेख गवर्नमेंट करता है। तो हम लोग कुछ नेशनल वाटरवेज के बारे में जानते हैं। मैं ये बता दूं कि जब भी हम वाटरवेज पढ़ेंगे, ऑब्वियसली पानी का रास्ता वहीं से होगा जहां नदी या समुंदर होंगे। तो पहले नेशनल यानी हमारे इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो देखते हैं, पहला है गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया, ठीक है। तो ये नंबर 1 पे इसलिए क्यों है? क्योंकि ये बड़ा है, 1620 किलोमीटर का, ठीक है। तो गंगा रिवर क्योंकि बहुत बड़ी है तो इलाहाबाद से बड़ी बड़ी शिप्स चलती हैं हल्दिया तक। देन नेशनल वाटरवेज नंबर 2 कहाँ है? ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र इज अगेन अनदर नेम ऑफ गंगा। देन ये कहाँ पे? सादिया से दुबरी 891 किलोमीटर गंगा पे ही है, तो 1 के आने की ज्यादा चांसेस है क्योंकि गंगा में है। देन नेक्स्ट द वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला, और वहां से कहां तक जाता है ये? अच्छा केरला तक ही जाता है, उसका पूरा वेस्ट एरिया कवर करता है, ठीक है। अगर आपने कभी देखा होगा केरल के बारे में तो वहां पे अंदर ही पूरे के पूरे केरला के अंदर ही लोग नाव से ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी बहुत सारे वाटरवेज बने हुए हैं। देन नेक्स्ट है गोदावरी और कृष्णा रिवर पे बने हैं जो कि पौंडीचेरी में भी है। और 5th वाला जो है ये ब्रह्मी अलोंग द मथाई रिवर डेल्टा कैनाल्स ऑफ महानदी एंड ब्रह्मणी रिवर्स ऑफ ईस्ट कोस्ट कैनाल, ठीक है। तो एक जो इसमें रह गया ये है महानदी, ठीक। जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उसी पे बनेंगी, छोटी छोटी पे नहीं बनेगी और इकोनॉमिक एरिया से जाएगी। जैसे गंगा है तो गंगा क्या है? ऊपर का जो एरिया हमारा यूपी बिहार और इलाहाबाद वाला, ठीक है, यहाँ पे जो है बहुत सारे ट्रांसपोर्ट होते हैं इसलिए यहीं से ये जाएगा। और बाकी ये जो कृष्णा गोदावरी है ये भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, इनके अलावा बाकी आप लोग नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है वाटरवेज में ही आगे बढ़ते हैं, मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया। अभी जो हमने पढ़ा ये तो अंदर का था, अब हम पढ़ रहे सी पोर्ट जहां पे सी यानी के समुद्र के किनारे। तो ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज इज कैरिड फ्रॉम द पोर्ट, ठीक है। अब अभी तो हमने देश के अंदर किया, अब हमें अगर विदेशों में भेजना है तो सी पोर्ट से जाएंगे। जैसे एयरपोर्ट्स होते हैं वैसे सी पोर्ट्स होते हैं। तो जानते हैं कितना है? देयर आर 2 मेजर एंड 200 नोटिफाइड नॉन मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। मतलब 2 तो बड़े हैं ही, इसके अलावा 200 छोटे छोटे भी है, ठीक है। अब थोड़ा सा हिस्ट्री याद करते हैं इंडिया की। मैंने आपको पहले भी बोला था कि अंग्रेज यहाँ कैसे आए, कि वो यहाँ पे ट्रेड करने आए। तो वो लोग 2 ही रास्ते से आते थे जो आपने सुना होगा, इंडिया गेट मुंबई और दूसरा है कैलकाटा के रोड से, ठीक है। तो ये दोनों जगह पे तो मेरे को लगता है मेजर तो यही होगा, देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मुंबई इज द बिगेस्ट पोर्ट विद अ स्पेशियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर। यानी बताया ना मैंने, सबसे मेजर पोर्ट यानी सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? मुंबई। देन नेक्स्ट है गोवा पोर्ट, ठीक है, जहां पे आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये गोवा में भी है, गोवा याद करो थोड़ा सा गुजरात से लगा हुआ है। अभी हमने देखा पाइपलाइंस गुजरात से जा रही है क्योंकि गुजरात में बहुत सारा आयरन ओर मिलता है। तो अगर वहां से ले जाना है तो गोवा थोड़ा पास पड़ेगा। वो जो डांडी हमने गांव देखा है बस उसकी कुछ किलोमीटर दूरी है गोवा, ठीक है। तो वहां से ये पोर्ट हमको पास पड़ेगा जब आयरन ओर ले जाने की बात आएगी। देन मैंगलोर है जो कि कर्नाटका में है, ये पूरा नीचे का एरिया ही आएगा जब भी मैं पोर्ट की बात करूंगी। कोच्चि है, ट्यूटिकॉन है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है। तो इनमें से आप कोई भी याद कर लीजिए। जब भी मेजर पूछेगा तो आपको मुंबई याद रखना है क्योंकि बहुत बड़ा है वो, ठीक है। इसके अलावा बाकी नाम एक बार रीड कर लेंगे ताकि एग्जाम में पूछे तो आप लोग बता सके। मान लो पूछ लिया गिव एग्जांपल ऑफ 3 मेजर पोर्ट, तो आपको 3 एक याद होना चाहिए। नहीं भी होगा तो दिमाग में वो पूरा इंडिया का मैप बैठा लो कि कहाँ कहाँ पे पोर्ट है। तो आपको एक मुंबई, एक गोवा और नीचे आपको मैंगलोर तो मिल ही जाएगा कर्नाटका में,
ठीक है। देन नेक्स्ट है एयरवेज। तो हम आ गए अब प्लेन में। अभी तक हमने रोडवेज में ट्रेन पढ़ लिया और रोड्स पढ़ लिए और सीवेज पढ़ लिए। अब एयरवेज में देखो, सबसे फास्टेस्ट है, कंफर्टेबल है, बट प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसफर है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेड, प्रेस्टिजियस यानी कि हाँ, हम प्लेन से आए बोलना अच्छा लगता है, राइट? ओके, so air travel has made access easier than terrain areas like high mountain, dairy desert, dense forest and long oceans. The airport transport was nationalized in 1953. ठीक है, क्या हुआ था कि देखो, अभी तक हमने ज्योग्राफिकल कंडीशन की भी बात की जब हम रेलवेज पढ़ रहे थे। तो एयरवेज सबसे अच्छा और महंगा इसलिए है क्योंकि ये सबको क्रॉस कर लेता है, चाहे नीचे सी हो, डेजर्ट हो, फॉरेस्ट हो या हिली एरिया से क्यों ना हो, एयरवेज सबको क्रॉस करके आपको बहुत जल्दी वहां पे पहुंचा देता है। इसीलिए ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, एक्सपेंसिव है। ठीक है। देन एयर इंडिया प्रोवाइड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर सर्विस। तो अगर एक का आप नाम रखेंगे यार, तो एयर इंडिया बहुत बड़ी है, गवर्नमेंट कंपनी है जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयर सर्विस, डोमेस्टिक यानी इंडिया में ही आपको कहीं भी ट्रैवल करना है, मुंबई से रायपुर, रायपुर से दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता, इस लाइफ से। इंटरनेशनल यानी आपको फॉरेन जाना है, इंडिया छोड़ के कोई और देश, तो ये सब प्रोवाइड करता है इंडियन एयर इंडिया। ठीक है। अब इसमें भी है, हेलीकॉप्टर्स भी है। आप एयरवेज में सिर्फ और सिर्फ प्लेन नहीं, हेलीकॉप्टर को भी देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड प्रोवाइड्स हेलीकॉप्टर सर्विस टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन in its offshore operation to inaccessible areas and difficult terrains, but air travel is not within the reach of common people. क्या बोल रहा है, कुछ प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स भी हैं हमारे पास जो कि ऑयल या नेचुरल गैस भी यहाँ से वहां देते हैं, बट क्या बोल रहा है कि एयर ट्रैवल सभी के लिए, हर कॉमन पीपल के लिए एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत इसका प्रोसेस भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है और बहुत महंगा भी है। ठीक है। देन नेक्स्ट कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन से क्या समझते हैं, बातचीत करना। ठीक है। अब कैसे बातचीत होती है, तो मैं आपको बता दूं, दो टाइप से बातचीत होती है। पहला, पर्सनल आपको बातचीत करनी है, तो आप क्या करेंगे, मतलब मैं पुराने जमाने के पूरे मेथड से आ रही हूँ कम्युनिकेशन में। अगर आपको 1 to 1 कम्युनिकेट करना है, 1 to 1 बात करनी है, तो आप या तो लेटर भेजेंगे या फोन कॉल करेंगे। ठीक है। यही अगर आपको मास कम्युनिकेट करना है, बहुत सारे लोगों को बताना है, तो आप लेटर तो नहीं भेज सकते, फोन कॉल भी नहीं कर सकते। तो मास कम्युनिकेशन जब आपको करना है, बहुत सारे लोगों तक अपनी बातें पहुंचानी है, तो या तो आपको रेडियो यूज करना पड़ेगा या टीवी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें आकाशवाणी भी आता है। तो ये दोनों चीजें होंगी मास कम्युनिकेशन के लिए। पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए हम लोग जब भी बात कर, अच्छा मास कम्युनिकेशन में प्रेस भी आता है, आप पेपर के थ्रू भी कोई बात कर सकते हैं। ठीक है। तो देखते हैं, द मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया आर टेलीविजन, रेडियो, प्रेस, फिल्म्स एक्सेट्रा। क्यों, टीवी से देखो कितनी सारी, अभी जो आपको जो इतनी इंफॉर्मेशन पता चल रही, इतनी न्यूज पता चल रही है, टीवी से पता चल रही है। देन रेडियो से, पुराने जमाने में तो टीवी नहीं था, अफोर्डेबल नहीं था, तो लोग रेडियो से सुनते थे, आजकल वो एफएम में कन्वर्ट हो गया है। देन प्रेस, आपको पेपर से भी बहुत सारी न्यूज मिल जाती है, पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है। और पिक्चर से भी हम कोई अच्छा मैसेज ट्रांसफर कर सकते हैं, आपका जो भी मैसेज है, जो भी पॉइंट्स है। आजकल देखियो ना, आजकल डॉक्यूमेंट्री टाइप के पिक्चर बनने लगे हैं, कोई एक केस होता है और पूरा उसके ऊपर ये बन जाता है। ठीक है। देन नेक्स्ट है, द इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है। अब हमने पहले भी पढ़ा इससे कि रेलवेज में बहुत लोगों की जॉब है, रेलवे सबसे बड़ा यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर है जहाँ पे बहुत लोग काम करते हैं। देन इसके बाद आता है हमारा पोस्टल नेटवर्क, यानी कि पोस्ट ऑफिस। अब ये मत बोलो कि मैडम मैं लेटर नहीं भेजता, आज के जमाने में हम लेटर तो नहीं भेजते, बट कोई भी फॉर्म आपको भरना है तो आप वहीं पे जाओगे, आपको डीडी भेजनी है, डिमांड ड्राफ्ट चाहिए, कोरियर करना है। ठीक है। तो ये सब पोस्टल सर्विस के थ्रू होता है, तो ये सारी चीजें वहां पे जाती हैं। ठीक है। देखो लिखा है वहां पे पार्सल्स या पर्सनल रिटन कम्युनिकेशन। देन आप मेल भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास मेल इज एयरलिफ्टेड बिटवीन स्टेशन कवरिंग बोथ लैंड एंड एयर। ठीक है। तो पहले एक फर्स्ट क्लास मेल भी आती है, मतलब ना जैसे आप बोलेंगे कि मैडम चिट्ठी पहुंचने में देर लग रही है, मुझे बहुत जल्दी करना है,
तो आप फर्स्ट क्लास रिजर्वेशन भी करा सकते हैं। फर्स्ट क्लास रिजर्वेशन मतलब आपकी जो चिट्ठी है ये, इसको बहुत सामने प्रायोरिटी दी जाएगी और इसको पहले पहुंचाया जाएगा। तो पहले कैसे पहुंचाएंगे? फास्टेस्ट मीन से। कौन सा है? प्लेन। ठीक है, तो वो चाहे तो अगर आप फर्स्ट क्लास मेल करते हैं तो वो फास्टेस्ट उसको लैंड या एयर से भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, देन सेकंड क्लास मेल। सेकंड क्लास मेल किसको बोलते हैं? आपने कोई बुक मंगाई है कहीं से, या कोई न्यूज़पेपर मंगाया है, जर्नल्स मंगाए हैं जो कहीं से छप के आती है। ठीक है, तो ये सब आएगी सेकंड क्लास मेल से, जो कि नॉर्मल कोई अगर लेके जा रही है कोई गाड़ी, इंडियन पोस्ट की भी गाड़ी होती है, उससे भी जा सकता है या ट्रेन से भी जा सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट मैंने बताया था फोन 1 to 1 के लिए। तो पुराने जमाने में क्या होता था, कुछ याद है किसी को? एसटीडी कॉलिंग, आईएसडी कॉलिंग। तो ये सब फैसिलिटीज पहले होती थी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग बोलते हैं। ठीक है, एसटीडी। तो एसटीडी कहाँ होता है? इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरा स्टेट को हम बोलते हैं एसटीडी कॉलिंग। और यहां से इंटरनेशनल जब करना है, आईएसडी कॉलिंग। ठीक है, सॉरी, हाँ इंटरनेशनल को आईएसडी कॉल। ठीक है, देन नेक्स्ट है मास कम्युनिकेशन। अगर मैसेज बहुत सारे लोगों को पहुंचाना है, अभी मैंने बोला आपके पास टीवी है, रेडियो है, पिक्चर्स हैं, पेपर्स है, इन सब में से किसी से भी आप पहुंचा सकते हैं। तो गवर्नमेंट का सुना होगा आप लोगों ने, आकाशवाणी एक रेडियो स्टेशन उनका आता है जो कि फ्री है, और उनका जो फ्री टीवी चैनल है दैट इज दूरदर्शन। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से है। बाकी जितना भी आप एफएम सुनते हैं 94.3, लाल मिर्ची, रेडियो मिर्ची, दुनिया भर का, ये सब जो है ये प्राइवेट हैं। ठीक है, इनको कोई और हैंडल करता है। और दूरदर्शन सिर्फ एक गवर्नमेंट का चैनल है, डीडी, बाकी सब प्राइवेट कंपनीज ओन करती है। मतलब होता है लेन देन करना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सामान को भेजना। ठीक है, या बेचना कैसे भी। Then trade between two countries is called international trade. नॉर्मल जो हम सामान बेच रहे हैं लोकल में, ये लोकल हो जाएगा। इंटरनेशनल यानी कोई फॉरेन कंट्रीज से अगर हम कोई लेना देना रख रहे हैं, देन दिस इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड। अब जब भी मैं इंटरनेशनल ट्रेड की बात करूं, दो वर्ड मेरे दिमाग में आता है, मुझे सामान एक्सपोर्ट करना है, भेजना है, या इंपोर्ट करना है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना इंपोर्टेड टी शर्ट है, इंपोर्टेड यानी आई है फॉरेन से। तो एक्सपोर्ट करना है आपको सामान, या इंपोर्ट कराना है। ठीक है, देन export and import are the components of trade. The balance of trade of a country is difference between its export and import. यानी कि कितना एक देश ने एक्सपोर्ट किया और कितना इंपोर्ट किया, यही इसका बैलेंस दिखाता है। अभी अभी आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि हमने चाइना से कुछ सामान लेना बंद कर दिया। ठीक है, तो क्या हो रहा है, बट देखा जाए तो वो तो हमसे बहुत, अगर वो हमारी चीजों को बैन करे तो ऐसा भी कुछ आ रहा था पेपर में कि हमारे तो ज्यादा सामान वहां जाते ही नहीं, हम एक्सपोर्ट ही बहुत कम करते हैं। वो लोग को हमारी चीजों की जरूरत ही नहीं है, वो लोग खुद ही डेवलप कर लेते हैं, बल्कि हम वहां से इंपोर्ट ज्यादा कराते हैं। तो हमारा बैलेंस नहीं है वहां पे। ठीक है, वही अगर किसी और देश से देखें तो प्रॉफिट कब होगा, जब आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। मतलब इंडिया का सामान ज्यादा से ज्यादा देश जब खरीदेगा तब हमारा फायदा होगा और तब हम लोग का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर हम उनसे खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारी कंट्री लॉस में है। ठीक, देन when the value of export exceeds, वो देखो लिखा है, when the value of export exceeds the value of import, it is called as favorable balance of trade. आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है what is international trade, what do you mean by favorable balance of trade. तो favorable आपके फेवर में कब है, आपके देश के फेवर में कब है, जब आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम। मतलब यहाँ से भेज ज्यादा रहे, आपके देश का ज्यादा सामान ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, और आप दूसरे देश पे कम डिपेंडेंट हो, वहां से थोड़ा कम ले रहे हो। ठीक है, और यही अगर उल्टा हो गया, अगर ज्यादा वहां से लिया कम यहाँ से दिया तो अनफेवरेबल। ठीक है, तो एक होता है फेवरेबल, एक दूसरा होता है अनफेवरेबल। फेवर में तब है जब आप भेज ज्यादा रहे हो, अनफेवर तब है जब आप खरीद ज्यादा रहे हो। ठीक है, ये आएगा एग्जाम में भाई, ध्यान रखना। देन नेक्स्ट है इसी में commodities, the commodities exported from India to other countries include. अब देख लो कि हम क्या क्या भेज रहे हैं और क्या क्या वहां से आता है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ लिस्ट बनाई है ऐसे आइटम्स की जो हम वहां से यहाँ से वहां पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि भेज रहे हैं। क्या भेजते हैं हमारे यहाँ से, जेम्स यानी कि
सुना होगा भैया, कोहिनूर हीरा हमारे देश का था। तो हम यहाँ से जेम्स भेजते हैं, वहां पे हम लोग छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं वो बेचते हैं, ज्वेलरी बेचते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में ये सब बहुत मिलता है। देन केमिकल्स बेचते हैं हमारे यहाँ, और भी आपने देखा होगा वो मैप में कि हमारे यहाँ इंडिया इज रिच विथ ओर, हमारे यहाँ बहुत सारे केमिकल्स हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। एंड रिलेटेड प्रोडक्ट यानी केमिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स। देन एग्रीकल्चर, हमारे यहाँ का तो प्राइम काम ही है ये, पूरे के पूरे पंजाब एरिया, छत्तीसगढ़ देख लो, बिहार देख लो, उड़ीसा देख लो, ठीक है, ये लोग सब किसमें ज्यादा से ज्यादा ये लोग बिजी रहते हैं, एग्रीकल्चर में, यानी कि वहां पे धान गेहूं ये सब ज्यादा उगता है। तो हम लोग भाई एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर चीजें भी करते हैं। एंड एलिड प्रोडक्ट्स, एलिड प्रोडक्ट्स में अलग अलग चीजें आती है, जैसे स्पाइसेस हो गई, ये सारी चीजें, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इंपोर्ट क्या करवा रहे हैं, बाहर से क्या ले रहे हैं, ठीक है, देखते हैं बाहर से क्या ले रहे हैं। भाई पेट्रोल हमारे यहाँ पे नहीं है, तो पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल हम दूसरे देश से खरीद रहे हैं, इसीलिए इसका रेट यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। देन जेम्स एंड ज्वेलरीज, ऐसे हीरे जो हमारे यहाँ नहीं मिलते, या ऐसे जेम्स जो हमारे यहाँ नहीं मिलते, क्योंकि इंडिया के लोग बहुत ज्यादा पहनते हैं, वही फॉरेन के लोग को देखो तो इतना नहीं पहनते जितना इंडिया में पहनते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ ज्वेलरी का लोगों को बहुत शौक है, क्योंकि पहले से यहाँ पे राजा महाराजा लोग आते रहे हैं, ठीक है। तो हम कुछ ऐसे जेम्स जो यहाँ नहीं मिलते वो भी बाहर से एक्सपोर्ट कराते हैं, देन इंपोर्ट कराते हैं। देन केमिकल्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, हम उनको कुछ केमिकल दे रहे हैं तो उनसे भी हम ऐसे केमिकल लेते हैं जो हमारे देश में नहीं है, ठीक है। देन इलेक्ट्रॉनिक आइटम, भैया ये तो सबसे ज्यादा लेते हो तुम लोग, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ठीक है। तो कभी भी मार्केट चले जाओ तुमको चाइनीज चीजें इलेक्ट्रॉनिक आइटम में ज्यादा मिल जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज वो लोग बनाते हैं जिसके लिए हमारी इंडिया अभी तक इनकेपेबल है, ठीक है। मशीन्स हम बाहर से मंगाते हैं, मशीन मतलब नॉर्मली जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है ना, तो उनमें जो रोबोट मशीन लगती है, जैसे मान लो एक, अगर मैं नॉर्मल किसी भी इंडस्ट्री की बात करूं, जैसे मान लो चलो एक अचार का कोई शीशी है, तो वो बनाने के लिए भी जो मैकेनिकल आर्म्स वाली जो बड़े बड़े मशीन्स आते हैं वो भी हम फॉरेन से लेते हैं, क्योंकि वहां पे मेटल अच्छा है उनका, वो रोबोट वाला वो पूरा हमको कंप्यूटराइज करके देते हैं और फिर वहां से हम लोग खरीदते हैं। तो मशीनरीज भी हम लोग वहां से लेते हैं। एग्रीकल्चर में ऐसी चीजें जो हमारे यहाँ नहीं उगती वो भी हम लोग उनसे लेते हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो ब्रोकली है, जो येलो कैप्सिकम है, जो रेड कैप्सिकम है, ठीक है, ये सब हमारे यहाँ पे नहीं होता, तो पहले हम वहां से लेते थे कुछ कुछ नई नई चीजें, अब तो हमारे यहाँ भी उगने लगे हैं धीरे धीरे। एंड एलाइड प्रोडक्ट यानी और भी अलग छोटे छोटे सामान, ठीक है। देन नेक्स्ट है इसके बाद टूरिज्म एज ट्रेड, ये लास्ट टॉपिक है आज का, थोड़ा ध्यान से देखो। टूरिज्म एज ट्रेड यानी कि पैसा कमाना है हमको टूरिज्म से। टूरिज्म से क्या समझते हैं, कोई टूरिस्ट घूमने आया, तो हमारे इंडिया में कितने लोग आते हैं, तो लोग ताजमहल देखने आते हैं, गोवा देखने आते हैं, राजस्थान में जो बड़े बड़े महल है, उदयपुर जयपुर, ये सब देखने आते हैं, हमारे इंडिया का कल्चर देखने आते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्पाइसेस खरीदने आते हैं। और ये आज से नहीं, बहुत पहले से ये चलते आ रहा है, ठीक है, इसीलिए तो ब्रिटिश हमारे यहाँ पे आए, उनसे बहुत अच्छा रिलेशन है, तब से वो लोग यहाँ पे आ जा रहे ही है, ठीक है। तो देखते हैं, then more than 15 million people are directly engaged in tourism industry। ये सिर्फ हमारे इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में, अपने यहाँ के भी तो लोग जाते हैं ना, कहाँ घूमने जाना है, हमको सिंगापुर जाना है, ठीक है, आपको पेरिस जाना है एफिल टावर देखने, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, 15 मिलियन पीपल है जिन लोग टूरिज्म में एंगेज्ड हैं। अब ये एंगेज्ड पीपल लोग आपकी टिकट कराने वाले हो सकते हैं, आपके पैकेज देने वाले हो सकते हैं, या आपके गाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 15, या कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा या कभी देखा होगा, कुछ लोग सिर्फ कैमरा लेके निकल पड़ते हैं कोई वहां की टूरिस्ट प्लेसेस की पूरी जानकारी के लिए, कि हर चीज को ब्लॉग लिखते हैं ना लोग, अपने अपनी साइट्स बनाते हैं, उस टाइप की चीजें। तो बहुत सारे लोग इसमें एंगेज्ड हैं और इसको कैश में भी कन्वर्ट करते हैं, हमारे देश की इकोनॉमी ये भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। कैसे, इन इंडिया टूरिज्म प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन, हमारी इंडिया लेकिन हमेशा क्या सोचती है, टूरिज्म, लोगों को, टूरिस्ट लोग को बुलाएंगे तो इससे क्या होगा, हमारे देश में इंटीग्रिटी बढ़ेगी, इंटीग्रिटी यानी दूसरे देश से संबंध अच्छे होंगे, लोग हमारे देश सिर्फ ये देखने आते हैं। साथ ही अगर आप कुछ देखने के लिए, मान लीजिए ताजमहल देखने के लिए आप टिकट लगा दें,
तो अपने देश को फायदा भी है ना। तो टूरिज्म से भी हम कमा रहे हैं, हम प्रॉफिट ले रहे हैं। तो ये ट्रेड की मैं जब भी बात करूंगी तो हमेशा मैं बात करूंगी कि यहाँ कितने लोग आते हैं और यहाँ से कितने लोग जाते हैं, आप कितना खर्च करते हैं और उनसे हम कितना लेते हैं, ये भी ट्रेड को बैलेंस करता है। ठीक है, अब हमारे इंडिया में हेरिटेज क्या है? हेरिटेज यानी हमारे इंडिया में जो है ट्रेड करने या टूरिज्म घूमने के लिए क्या क्या ऐसी धरोहर है जिसको लोग देखने आते हैं। तो क्या देखने आते हैं लोग? इको टूरिज्म देखने आते हैं बहुत सारे हमारे, क्योंकि जो शेर है वो भी यहीं पे मिलता है, वो एशिया में ही पाए जाते हैं। तो इंडिया जो है ये एशिया के अंदर ही आता है, इसलिए इंडोनेशिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ लोग जानवर भी देखने आते हैं क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी सफारीज हैं और यहाँ पे लोग एडवेंचर करने भी आते हैं। जो आपने गंगा बेसिन के पास देखा होगा, वहां पे पानी है तो लोग वहां पे राफ्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ हैं, लोग ऊपर चढ़ सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। तो ये सब आता है एडवेंचर में। कल्चर टूरिज्म की मैं जब बात करूँ तो वही उदयपुर जयपुर की मैं बात कर रही हूँ, या लोग केरल चले जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें। लोग मेडिकल के लिए भी यहाँ पे आते हैं कि भैया इंडिया के डॉक्टर्स अच्छे हैं, ये तो अपने लिए अच्छी बात है। या बिजनेस के लिए भी लोग यहाँ पे टूरिज्म करने आते, घूमने आते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है इंडिया में जो हम उनको बेच सके या उनसे हम लोग खरीद सके और अपने देश में इसको ज्यादा अच्छा बना सके। ठीक है।